Hello, good morning children. In class 11th accountancy, yes, today just the topic of depreciation. We have to study depreciation. First, we can be able after studying this chapter to understand the meaning of depreciation, need for providing depreciation, factors determining the amount of depreciation, and method of providing depreciation. Methods of recording depreciation, the accounting treatment. My dear children, in every business, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, देयर आर सर्टेन एसेट्स ऑफ ए फिक्स्ड नेचर. सबके पास कुछ न कुछ अचल संपत्तियां होती हैं जो बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में सहायक होती हैं. दे आर हेल्पफुल इन कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस. For example, whether you are involved in establishing the business, building, furniture, plant and machinery, motor vehicle, office equipment, etc. ये तो मूलभूत आधार हैं. कोई भी बिजनेस यदि इस्टेब्लिश किया जाए, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, तो ये आधारभूत फंडामेंटल ये फिक्स्ड नेचर के सामान हैं जो होना ही चाहिए. तभी जो बिजनेस ऑपरेशन को सुचारू रूप से कंडक्ट किया जा सकता है या प्रभावी ढंग से. देखते हैं आप, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ. फुटपाथ सेलर होते हैं, वो भी सब्जी बेचते हैं, तो वो भी अपना बोरी और पता नहीं क्या क्या, दीज आर द आर्टिकल्स यूज्ड इन कंडक्टिंग सेलिंग द वेजिटेबल्स सिटिंग साइड ऑफ द फुटपाथ ऑन द रोड. बट यू आर इन शेप एंड साइज ऑफ द बिजनेस जस्ट इस्टेब्लिशिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्ज करो कि आप शॉपकीपर हो, तो आपने एक दुकान खोला, तो स्टोर बनवाया, उसमें दराज बनवाया रखने के लिए सामान को, और भी फर्नीचर, फिर गुड्स स्टॉक, फिर गाड़ी, तमाम तरह की चीज़ें, संपत्तियां ऐसी होती हैं. वो ज़मीन, वो दुकान, वो सारा कुछ तो आपका फिक्स्ड एसेट्स है. और आप एक चीज़ ये जान चुके हैं, जैसा कि कहावत है, नो वन इज इमॉर्टल. चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, कोई अमर नहीं है. समय के अनुसार सबके में कमी आती जाती है. ठीक उसी प्रकार these assets have a definite span of life. इनका भी एक आफ्टर द एक्सपायरी, इनका भी एक जीवन चक्र होता है. हर संपत्ति का, गाड़ी खरीदा जाता है आपके घर पर 10 साल 5 साल के बाद, फिर उसे आप बेच देते हैं, चाहे कबाड़ हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाता है, तो उसका लाइफ समाप्त हो जाता है. जो उनकी उपयोगिता होती है, आई मीन टू से, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विच द एसेट्स विल लूज देयर यूजफुलनेस फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस. मतलब उनका स्पान ऑफ लाइफ, जब जीवन चक्र समाप्त हो जाता है तो बेकार हो जाता है. उनका यूजफुलनेस, उनकी उपयोगिता नहीं रहती है. मतलब वो बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में कामयाब नहीं होती हैं,
तो क्या होता है बेटा, फिर हमें दूसरी संपत्ति की ज़रूरत पड़ती है। अब जरा सा देखें, फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ सच एसेट्स, आई मीन टू से डिक्रीजमेंट in the value of such assets due to their constant use and expiry of time is termed as depreciation। जैसे जैसे इनका रेगुलर यूज करने से जो इनके मूल्यों में कमी होती जाती है या एक ऐसा निश्चित समय आता है कि एक्सपायर हो जाती हैं, तो इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास कहा जाता है। मैन भी डेप्रिसिएट होता है, पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन बेकार हो जाता है और इस दुनिया से कूच कर जाता है। उसी तरह से संपत्तियां भी होती हैं व्यवसाय की और सबके मूल्यों में कमी आ जाती है। जो नौजवान व्यक्ति एक वर्क करता है जिसकी यूथफुलनेस बरकरार रहती है ज़िंदगी में, क्या एक बूढ़े व्यक्ति का भी उसी तरह से हो सकता है? नहीं संभव बेटा। तो फॉल इन वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ द एसेट्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम is termed as depreciation. In other words, the process of allocation of the cost of a fixed asset over its useful life is known as depreciation. बहुत सारे ऑथर्स ने डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन दिया है। जैसे कार्टर ने कहा है, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी काज, किन्हीं भी अपरिहार्य कारणों से, चाहे उसे यूज करने से, चाहे वो उसी तरह से रख करके एक्सपायरी ऑफ टाइम से, किसी भी कारणवश जब ये धीरे धीरे या सतत इसके मूल्य में कमी आती है संपत्ति की, उसी को डेप्रिसिएशन ह्रास कहा जाता है। विलियम पिकल्स हैं, स्पाइसर एंड पैगलर हैं, J.R. बॉटली बॉय हैं, तो बहुत सारा चीज़ है। दिस वन इज द मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज दैट ऑल फिक्स्ड एसेट सच एज प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा ग्रेजुअली डिमिनिश इन वैल्यू, धीरे धीरे इनके वैल्यू में कमी आती जाती है एज दे गेट ओल्डर एंड बिकम वर्न आउट बाय कांस्टेंट यूज इन द बिजनेस। बिजनेस में हमेशा प्रयोग करने से, J.R. बॉटली बॉय ने ऐसा कहा है, चाहे कोई भी सामान हुआ, इसका यूज, जैसे आप एक उदाहरण ले लें, आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, तो परमानेंट नया नहीं रहता, उसके मूल्य में कमी आती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो वर्थलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसे हम इसी कमी को, उनके मूल्यों में जो कमी होती है, और मूल्यों में कमी कैसे आती है, ड्यू टू रेगुलर यूज, रॉवेज ऑफ द टाइम, पॉसेज ऑफ द टाइम, ये बहुत सारा रीज़न है। मे बी एनी कॉज, gradual and permanent decreasement in the value of an asset from any cause, किन्हीं भी कारण से, तो that is called the depreciation. My dear children, अब डेप्रिसिएशन का मतलब जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। स्पेशल अब इसका फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक हम आपको बताते हैं, वो क्या हो सकता है। डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
एक्सेप्ट लैंड। देखते हैं कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका मूल्य बढ़ता है, जैसे ज़मीन, आज उसकी कीमत बढ़ती जाती है, लोग खरीद करके छोड़ देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो in the value of fixed assets, it declines with the passage of time, with the ravage of times, on expiry date. Means I mean to say the assets has a span of life. So due to its regular use, constant use, it loses its value. That is called the depreciation. In any way you can define it. Second one, such fall is of a permanent nature. और इस तरह की गिरावट जो उसके मूल्य में आती है बेटा, वो परमानेंट होता है। Once the value of an asset is reduced due to depreciation, it cannot be restored to its original cost. एक बार जब कम होना शुरू होता है, उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि आप एक मोटरसाइकिल खरीद लीजिए और शोरूम से लेकर आइए, 10 दिन के बाद देखें क्या कोई ग्राहक उतना ही मूल्य दे सकता है। 1000 की एक गिरावट आए, 2000 की गिरावट आए, या किसी भी प्रकार की गिरावट उसके मूल्य में जरूर है। और इस तरह का बेटा इसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। एक बार जब उसके मूल्य में कमी आ गई तो फिर उसे रीस्टोर नहीं किया जा सकता। थर्ड, डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस। धीरे धीरे सतत प्रयास होता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स will decline either by their constant use or obsolescence due to expiry of time. ये continuing process है, day to day the value is being increased of an assets. प्रतिदिन ये कम होता जाता है और due to expiry of time। दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो रेगुलर यूज, दवा देखते हैं बनती है तो परमानेंट काम थोड़ी नहीं करते, उसका एक निश्चित टाइम होता है कि इतने दिन तक ही हम फंक्शन करेंगे और एक्सपायर हो जाए। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट बट प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। इसका डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन नहीं है प्रोसेस, इससे वैल्यूएट नहीं कर सकते आप किसी संपत्ति को, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं इसके लागत को, कि भाई आगे चल के 2 साल बाद 3 साल बाद कितना इसका कीमत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें। Next, it increases only the book value of the assets, not the market value. मार्केट वैल्यू को ये नहीं प्रभावित करती है, ये हमारा बुक वैल्यू वो उसी को डिक्रीज होती है, उसी में कमी आ सकती है। हो सकता है हम बुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन, उसका कीमत ग्रेजुअली धीरे धीरे परमानेंट कम करते जा रहे हैं, हो सकता है मार्केट में उसका वैल्यू उससे भी कम हो जाए या उससे अधिक हो जाए। तो ये बुक वैल्यू में डिक्रीजमेंट होता है। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेनिजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब टेनिजिबल इनटेनिजिबल एसेट्स मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर एक बार बता रहा हूँ। ऐसी संपत्तियाँ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी।
इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है। द टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, ऑयल वेल्स एक्सेट्रा। इसमें ये टर्म यूज नहीं होता है बेटा, जैसे उदाहरण के तौर पर जो वेस्टिंग एसेट्स हैं। वेस्टिंग एसेट्स मतलब जो हमने माइंस, कोयले की खदान हुई, चाहे तेल का खदान हुआ, एक समय के बाद वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर इस टर्म को लागू नहीं किया जाता। और नॉन कैश एक्सपेंस है, ये खर्च तो है, हानि है, लेकिन से नॉन कैश है, मॉनेटरी एक्सपेंस नहीं है। डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो, इससे कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं होता, बल्कि आपका प्रॉफिट कम हो जाता है या लॉस बढ़ जाता है। कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके कारण क्या क्या हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अभी मैंने रीज़न बताया, बाई कॉन्स्टेंट यूज, ड्यू टू रेगुलर यूज ऑफ द एसेट्स, द इट कैन बी डेप्रिसिएटेड। बाई एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम एक्सपायर होने के बाद। बाई एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, देयर आर सर्टेन एसेट और डेफिनेट स्पान ऑफ लाइफ सच एज लीज। लीज पर हमने कोई ज़मीन लिया है किराए पर एक निश्चित समय के लिए, तो वो ख़त्म होने के बाद अपने आप डेप्रिसिएट हो जाता है, ये लीगल राइट्स होता है। बाई ऑब्सोलेंस, क्वाइट ऑफन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन एंड इम्प्रूव टेक्निक। मान लो कोई मशीनरी खरीदा है, जैसे नई, अभी गाड़ी में जो पुरानी गाड़ी है या नई गाड़ियाँ आ गई, BS4 या BS6, तो इन सब चीज़ों से वो आउट ऑफ यूज हो गई, ऐसी गाड़ियाँ ऑब्सोलेंस हो गई, तो ये भी डेप्रिसिएशन का कारण हो सकता है। बाई एक्सीडेंट, जो आपकी संपत्ति है किसी दुर्घटनावश नष्ट हो गई, उसके वैल्यू में कमी आ गई। बाई डिप्लेशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स, डिप्लेशन सच एज माइंस, ऑयल ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट वर्किंग। लगातार काम करते रहने से जो उनके मूल्यों में कमी आ जाती है या उनका ख़त्म हो जाता है। अभी मैंने उदाहरण दिया था, डिप्लेशन, माइंस, ऑयल, कुएँ, तेल का कुआं, कोयले की खदान, तो ऐसे भी वैल्यू उनका डिक्रीज होता चला जाता है। बाई परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में रेगुलर उनके मूल्यों में गिरावट होने से भी, तो ये भी इन्वेस्टमेंट का, जैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, हमने खरीदा है, उसके मूल्य में प्रतिदिन कमी आ रही है, तो ये भी कारण हो सकता है डेप्रिसिएट होने का। इम्पॉर्टेंट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, क्या इसका महत्व है, क्यों ऐसा करते हैं हम, डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक डेप्रिसिएशन लगाने से हम ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी असर्टेन व्हेन cost incurred for the purpose of earning revenues have been debited to the profit and loss account as the assets are used in earning profit। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संपत्तियां प्रॉफिट अर्न करने के लिए यूज की जाती हैं, तो उनके मूल्यों में भी तो कमी आती है। तो जब उस प्रॉफिट से हम माइनस करेंगे ये डेप्रिसिएशन जो है, तभी हम सही शुद्ध प्रॉफिट और शुद्ध हानि पता कर सकते हैं। फॉर शोइंग, दूसरा महत्व यह है, फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल जो हमारे बैलेंस शीट में, इफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, द एसेट्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट एन
amount which is in excess of their true values. अगर जो डेप्रिसिएशन ना चार्ज किया जाए बेटा, क्या होगा, हमारे एसेट्स में वही बैलेंस शीट में वैल्यू रहेगा, तो फेयर व्यू नहीं दिखाई पड़ेगा बैलेंस शीट का। तीसरा, टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारा लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उससे हम शुद्ध पता कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज द आइटम ऑफ एक्सपेंस, क्योंकि भाई हम उसको उत्पादित करने में, ये करने में तो हम अपनी मशीनरी, अपनी संपत्ति का इस्तेमाल तो करते ही हैं। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, दिस वन इज द मेन नीड। अगर डेप्रिसिएशन काट करके हम फंड, रिप्लेसमेंट फंड बनाते जाते हैं, तो जब हमारी एसेट्स आउट ऑफ यूज़ होती है, उसके स्थान पर हमें पैसे की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो पैसा हमारे पास रहता है और हम दूसरी रिप्लेसमेंट, दूसरी संपत्ति, दूसरी मशीनरी उसके स्थान पर ले लेते हैं। मीन्स depreciation thou debited to profit and loss account is not paid in cash.